हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि 17 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट में सेक्शन 1 के अंदर हमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि 4 हैं और हर क्वेश्चन में से 1 मार्क्स का है। तो ये जो टोटल वर्कशीट है वो हमारी 10 मार्क्स की है। और क्या है यहाँ पे, दी वर्कशीट हैज़ 10 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। वर्कशीट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस है, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड हो रखे हैं। दी मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड। जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो इस तरीके से इंडिकेट क्वेश्चन के साथ में कर रखे हैं। तो इसके अंदर अगर हम सेक्शन नंबर 1 देखें, सेक्शन नंबर 1 है हमारा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, यानी कि AR क्वेश्चन जिसको भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमें इसके अंदर यही बताना है। देयर इज़ वन असर्शन, यानी कि A, इसको हम किससे डिनोट करेंगे असर्शन को? A से। अब है आगे एंड वन रीज़न, और रीज़न को किससे डिनोट करेंगे? R से। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D गिवन बिलो एंड शेड द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इसके अंदर हमारा जो पहला वाला पार्ट है A, रेशो में यहाँ पे दे रखा है 16/15 इस अ रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R यानी कि रीजनिंग है, यहाँ पे दे रखा है द डिनोमिनेटर ऑफ 16/15 हैज़ 3 हैज़ एस वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो अब आपको ये बताना है कि A यानी कि असर्शन जो है वो करेक्ट है या फॉल्स है। सेकंड आपको बताना जो इसका R है रीज़न, ये इसकी करेक्ट रीजनिंग दे रहा है या फिर करेक्ट रीज़न नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है बट इसका ये करेक्ट रीज़न नहीं दे पा रहा है, या फिर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पे A में आपको दे रखा है बोथ A एंड R, बोथ A एंड R यानी कि ये दोनों आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसके अंदर पहले वाले A के अंदर हमें क्या रखा है कि जो A और R है ये दोनों करेक्ट हैं एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो R है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, किसकी? असर्शन की, यानी कि A, ठीक है ना। अगर हम अब सेकंड देखें B वाला, तो ये कह रहा है बोथ A एंड R आर करेक्ट। ये भी ऊपर वाले की तरह A और जो R है वो दोनों करेक्ट हैं, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। जो R है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट बट ये करेक्ट रीज़न नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। अगर हम वो C वाला देखें, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। A जो है हमारा वो सही है बट जो R है वो हमारा रॉन्ग है। तो इसके अंदर इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? C वाला चूज़ करेंगे। देन D है हमारा लास्ट वाला, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। जो A है हमारा वो फॉल्स है यानी कि गलत है, बट जो R है रीज़न है वो ट्रू है यानी कि वो सही है। तो इनमें के अंदर आपको जोन सा भी सही लगे, जो भाई इसका करेक्ट आंसर हो वहाँ पे इसको ऐसे टिक कर देना, या फिर आपको यहाँ पे डार्क कर देंगे यानी डी सही है। डी मतलब A फॉल्स है यानी, और R जो है वो ट्रू है, तो ये क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखें, A 16/15 इज अ रेशनल नंबर, देन रीजन है द डिनोमिनेटर ऑफ 16/15 हैज़ 3 एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगर हम A वाला देखें, यहाँ पे 16/15 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? P/Q की फॉर्म में, पहली बात। और Q जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। Q ज़ीरो भी नहीं है यहाँ पे, वो P/Q की फॉर्म में भी है। तो A तो हमारा यहाँ पे हो गया करेक्ट। देन अगर हम R देखें, डिनोमिनेटर ऑफ 16/15 हैज़ 3 एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 15 का अगर आप वो देखेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आता है? 3 5 से 15, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कह रहा है? एक इसका प्राइम फैक्टर में से एक 3 है, दूसरा 5 है। तो ये इसका स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, बट ये इसकी रीजनिंग सही नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। यानी कि ये रीज़न सही नहीं दे रहा है ए का, असर्शन का। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? बी वाला चूज़ करेंगे, बी वाला। और बी वाला क्या है यहाँ पे? बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असम्पशन, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? बी वाला चूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का क्या है हमारा आंसर? बी, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर हम सेकंड देखें, अब इसके अंदर हमें असर्शन दे रखी है x² - 4 इज़ अ लीनियर पोनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि ये इक्वेशन है, ये लीनियर पोनोमियल है। तो ये है नहीं है। लीनियर पोनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी जो पावर होती है या डिग्री होती है वो 1 हो। इसके अंदर तो मगर 2 है, तो ठीक है ना। तो ये तो ए तो हमारा क्या हो गया? ये गलती हो गया। देन अगर हम आर देखें, आर के 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोनोमियल x² - 4, तो इसकी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? डी वाला चूज़ करेंगे। अब क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो सेकंड का जो क्या है हमारा आंसर? सेकंड का आंसर है हमारा डी वाला। अब अगर एक बार हम डी वाला पढ़ें ऊपर, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि A तो गलत है क्योंकि ये लीनियर पोनोमियल नहीं है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए थी या होनी नहीं चाहिए थी, तो ये होता लीनियर पोनोमियल। तो पहला तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। A क्या हमारा? रॉन्ग है।
देन क्या है 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये सही है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़ीरो ऑफ पोनोमियल कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो सेकंड वाले का करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला। अब अगर हम थर्ड वाला देखें, ए क्या दे रखा है इसके अंदर हमें, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अगर आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि x की जगह 4 पुट करोगे, y की जगह 2 पुट करोगे, तो ये आपके सोल्यूशन आएंगे 20 और 0। तो क्या ये करेक्ट है, अगर आप इसके अंदर पुट करके देखें तो ये करेक्ट ही आएगा, ठीक है ना। और अगर हम r देखें, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ऐसा क्यों है, अब क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है बोथ इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर आप इसके अंदर देखें, ये ए भी हमारा सही है और आर भी इसका करेक्ट है स्टेटमेंट, और ये रीज़न भी सही दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ए वाले को टिक करेंगे, यानी कि ए वाला क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। अब एक बार हम ए वाला पढ़े भी, तो ए हमें कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों करेक्ट हैं और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्या सही रीज़न दे रहा है ए का। तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा हमारा ए। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला यहाँ पे हमें कह रहा है ए, इसके अंदर है हमारा असर्शन है हमारा HCF 132,60 इज इक्वल टू L है। अब LCM सेम का क्या होगा, 660 यानी 660। अब R यहाँ पे हमें दे रखा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू A प्लस B। अब ये कौन सा वाला होगा, पहले हम अगर A देखें तो इसका HCF आप देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद आप LCM देखें, तो आप इसको करके देखेंगे तो मैंने पहले से कर रखा है, ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं बिल्कुल, LCM भी करेक्ट है इसका, HCF भी इनका करेक्ट है। अब ठीक है, ये तो यानी A हमारा करेक्ट है पूरा। अब अगर हम R देखें, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू A प्लस B। अब आप कहेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही रीज़न दे रहा है, फॉर्मूला बता रहा है, ये तो सही होगा, बट यहाँ पे फॉर्मूले में ही गड़बड़ है, यहाँ पे A प्लस B है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था A मल्टीप्लाई B। यहाँ पे बस ये इनकी गलती है, A की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब इसका मतलब जो आ रहा है वो तो गलत हो गया ना, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, C। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C। अब क्यों होगा, अब यहाँ पे देख भी लेते हैं। A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। यहाँ पे A जो हमारा वो बिल्कुल सही है, बट R क्या है, फॉल्स है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही गलत है, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। रीजनिंग की तो बात दूर है, ये फॉल्स ही है, पहले ये पहले ही गलत है, ठीक है ना। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, C वाला। अब अगर हम आगे चले, सेक्शन नंबर 2 आ गया हमारा। सेक्शन नंबर 2 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQ। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक शेड द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो फिफ्थ वाला हमारा द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट b इन द पोनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बताना है, किसका, b का। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि b तो है ही नहीं, बट यहाँ पे इन्होंने, आप पहले वाली इक्वेशन याद करें कि कैसे होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, x² प्लस x प्लस सी, ठीक है ना, ऐसे ही होता था ना। ये सी हमारा क्या होता था, कांस्टेंट टर्म होता था, ठीक है ना। तब एक्स के साथ क्या है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, एक्स के आगे पावर, एक्स की पावर है ही नहीं, और सी के साथ एक्स भी नहीं है, यानी कि वो कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे इन्होंने बी की पूछ रखी है, तो बी हमारा यहाँ पे ये आ रहा है, एक्स के साथ क्या है, बी। अब कोफिशिएंट ऑफ बी बताना है हमें, तो फिफ्थ का क्या आंसर होगा, फिफ्थ का आंसर होगा -3। अब क्यों, बीच वाला हो गया ना। अब x के साथ क्या है, -3, और यहाँ पे पूछी भी हमसे b की है, तो -3 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, c वाला, यानी कि -3 के ऊपर शेड कर देंगे, यानी कि सर्कल के अंदर फिल कर देंगे पेंसिल या पेन से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब कौन सा है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। अब इन चारों को हमें एक एक करके सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें नीचे रफ वर्क के लिए स्पेस दे भी रखा है, ये रहा वर्कशीट के एंड में, तो यहाँ पे आप ये करके देख सकते हैं रफ वर्क के लिए। अगर हम देखें एक एक करके चारों देखेंगे,
सबसे पहले हम देखें 115 अपॉन में 14 यानी कि 115 अपॉन में 14, तो ये n अपॉन में d की फॉर्म में होता है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। तो अगर हम 14 का देखें तो ये हमारा किस तरीके से आना चाहिए, तो ये हमारा आना चाहिए 2m मल्टीप्लाई 5n, ये हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में हमारा आना चाहिए। जब भी ये हमारा इस फॉर्म में आ जाता है इन चारों में से कोई सा भी, तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब करके देखते हैं, जैसे कि 115 अपॉन में 14 है, तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पे 14 का क्या आएगा, हमें बस नीचे वाला देखना होता है यानी कि डिनोमिनेटर देखना होता है। अगर हम 14 का देखते हैं तो ये आता है हमारा 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 सा 14। अभी हमारा 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में तो नहीं आ रहा ना, 2 तो हमारा आ गया, बट यहाँ पे 5 की जगह क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए हमारा पहले वाला तो होगा नहीं, ए वाला। अगर हम सी वाला देखें यहाँ पे या फिर बी वाला देखें, सी वाला हमारा 321 अपॉन में 15। अब अगर हम यहाँ पे 15 का देखते हैं तो 15 का हमारा आएगा 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे 5 तो आ गया हमारा, बट यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 3 आ गया, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब अगर हम बी वाला देखें, ये हमारा करेक्ट होगा। अब क्यों होगा, तो यहाँ पे अगर हम 200 का देखें, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 200 का, ठीक है ना, यहाँ पे आप एलसीएम लेके इजीली देख सकते हैं, वहाँ पे जो रफ वर्क में स्पेस है वहाँ पे लेके, इसका क्या होगा हमारा, ये होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमारा 2 भी आ रहा है, यहाँ पे हमारा 5 भी आ रहा है, और m और n भी है, दोनों अलग अलग है, दोनों m नहीं है, दोनों n नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी कि 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला। आपको इसके सर्कल में शेड कर देनी है क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम 7th वाला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोनोमियल x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 10 इज़, इसके कितने ज़ीरो ऑफ पोनोमियल होंगे, तो यही हमें बताना है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बट मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूँ कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है इक्वेशन की, हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, तो ये होगी x की पावर 4, यानी कि 4 इसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो ये तो सबको पता होता है। अब ये जो है हाईएस्ट डिग्री वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ज़ीरोस के इक्वल होती है हाईएस्ट डिग्री, यानी कि ये 4 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस भी कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है हमारा, डी वाला है क्या हमारा 4, तो यहाँ पे 7 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला यानी कि 4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस भी 4 आएंगे, सिंपल, ठीक है ना। अब अगर हम 8th वाला यहाँ पे देखें, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पोनोमियल आर 2 अपॉन में 5 एंड 1 अपॉन में 4 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट सी इज़। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट सी की वैल्यू पूछ रखी है और हमें सम दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो ऑफ पोनोमियल 2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन में 4। आपने यहाँ पे पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो वाला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स आ जाता, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आता था, यहाँ पे प्लस आएगा हमारा। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा की जगह 2 अपॉन में 5 और बीटा की जगह 1 अपॉन में 4 यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5। मैंने ये करके देख लिया, बहुत ईजी है, आप यहाँ पे करेंगे तो 1 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बी वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 5। अगर हम आगे चलें 9th वाला देखें, तो 9th वाला क्या है, HCF ऑफ A4 मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई सी एंड HCF ऑफ A7 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी क्यूब इज़। तो यहाँ पे HCF पूछा है। अब HCF की फुल फॉर्म या इसका मतलब ही देखें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट। तो इसके अंदर हमें हाईएस्ट देखना है, इसके और इसके अंदर। पहले हम ए का देखें तो हाईएस्ट क्या है, इन दोनों में से A7 हाईएस्ट है। अब बी देखें तो बी कौन सा हाईएस्ट है, इसका या इसका, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी क्यूब है, तो किसका ज़्यादा होगा, उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई सी किसका है, यहाँ पे तो सी की पावर है नहीं, यहाँ पे सी की पावर क्या है 3, तो सी की पावर 3। अब ये इक्वेशन कहाँ पे आ रही है, थर्ड वाले में, 7 मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों का, ये होगा सी, ठीक है ना। अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें 10th वाला, तो ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज़ 2, देन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे वही अल्फ़ा वाला फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू बेटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको पहले से दे रखा है कि इसका वो क्या है, जीरो पोनोमियल 2 है। अब यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आपकी आएगी -15,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -15। अगर आप पहले ये सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 15। बट आप यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे 15 तो हमें दे ही नहीं रखा, तो 15 हमें यहाँ पे नहीं दे रखा, बट हम मोस्ट रेलेवेंट आंसर देखेंगे जो उसके बहुत पास पड़ रहा है आंसर, वो क्या पड़ रहा है, 15 ही पड़ रहा है। -11, 30, 11 ये तो काफ़ी दूर दूर है, ठीक है ना। तो 15 का क्या लिख देंगे यहाँ पे -15, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज तो यहाँ पे दे नहीं रखा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 15 ही लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -15। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर बता दूंगा। तो आज की इस वाली वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।